अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो जनाब आज सबसे पहले आपको खबर देंगे, बड़ी कामयाबी मिली है इमरान खान साहब को और उनके खिलाफ एक और केस ख़त्म हो गया है, दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। बेसिकली ये दोबारा से फिक्स किया गया था टेरियन वाइट केस और इसके ऊपर अगरचे एक फ़ैसला आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। दोबारा भी 3 रुकनी बेंच ने वही फैसला दिया जो पहले बेंच का फैसला था। तो इस तरह से ये केस भी फारिग हो गया। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम केस, अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस, उसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कल के रोज़ बड़ी दबंग किस्म की समाअत की थी और बड़े जानदार उनके रिमार्क्स थे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद आज के रोज़ भी बड़ी कोई हंगामा खेज़ किस्म की समाअत होगी, लेकिन आज कदरे तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। जज साहब की तरफ से बड़ी नरमी दिखाई गई और अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद इस केस की समाअत जुम्मे के रोज़ तक मुलतवी कर दी है। उनकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि जो शायर अहमद फरहाद हैं वो खैरियत से घर वापस पहुंच जाएंगे। इस केस की समाअत में क्या कुछ हुआ, इसके ऊपर थोड़ी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ 20 नए मुकदमात में उन्हें इन्वॉल्व किया गया है और 9 मई के मुकदमात, यानी 1 साल बाद किसी को पता चला है कि जी तोड़ फोड़ में परवेज़ इलाही साहब भी शामिल थे, तो उनको भी 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश किया गया है। और ये उस वक्त किया गया है कि जब परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ एक और केस में उनकी ज़मानत हो गई थी, जो गैर कानूनी भर्तियों का एक केस बनाया गया था। उस केस में ज़मानत मंजूर होने के बाद परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस बनाए गए हैं। गंदम दरामद करने का जो स्कैंडल हुआ था, सामने आया था, उस पर सबको ये तवक्को थी कि जो कमेटी बनाई गई है वो यकीनन जो इस सिस्टम के लाडले हैं उनको क्लीन चिट दे देगी और बिल्कुल तवक्को के मुताबिक इस इंक्वायरी कमेटी ने काम किया। क्लीन चिट दे दी गई है सिस्टम के लाडलों को, बड़ों को, और जो नीचे के 2-4 अफसर हैं उनको ज़ाहरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। बाद में शायद उन्हें भी कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्हें मुअत्तल करके कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। लेकिन वही बात कि नज़ला हमेशा किसी छोटे अफसर पे डाल दो और बड़े मगरमच्छ हमेशा बच जाया करते हैं। तो यही रविश एक्सपेक्टेड भी थी यहाँ पे होगी और बिल्कुल तवक्को के मुताबिक यही हुआ। तो ये और इस समेत बहुत से अहम मामलात जिसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। टेरियन वाइट केस, जो कि ठीक 1 साल पहले भी समाअत के लिए फ़िक्स किया गया था और उस वक्त भी 3 रुकनी बेंच बना था जिसने इस केस की समाअत की थी। इस केस की समाअत करते हुए 2 जज साहिबान ने अपना फ़ैसला भी सुना दिया और ये फ़ैसला अपलोड भी कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। जबकि तीसरे मुअज़्ज़ज़ रुकन जो थे वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे, जिन्होंने अपना फ़ैसला नहीं सुनाया था। 2 रुकनी बेंच का जो फैसला आया, 2 मेंबर्स का जो फैसला आया, उसको बाद में इस वेबसाइट से हटा दिया गया था और इस केस के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी कि अब ये केस ख़त्म हो चुका है या इस केस की अभी दोबारा कोई हेयरिंग होनी है, इसका स्टेटस क्या है। इसके ऊपर सभी कुछ कंफ्यूज थे। जो मैंने मुख्तलिफ आइनी और क़ानूनी माहिरीन से बात की तो पता ये चला कि इस केस के हवाले से बज़ाहिर जो हतमी फ़ैसला है वो वही है जो ऑलरेडी 2 जज साहिबान दे चुके हैं, क्योंकि 3 रुकनी बेंच था तो अक्सरियती राय ही प्रिवेल करती है। भले आमिर फ़ारूक साहब ने अपना फ़ैसला नहीं सुनाया, लेकिन अगर वो उसके ख़िलाफ़ भी सुना दें जो 2 मेंबर्स ने ऑलरेडी दे चुके हैं फ़ैसला, तो तब भी ये 2-1 से फ़ैसला बनेगा। तो फिर भी फ़ैसला तो आ चुका है और ये दरख्वास्तें उन्होंने अपने फ़ैसले में नाकाबिल समाअत ही करार दी थी और इसकी बुनियाद उन्होंने ये बताई थी कि चूँकि इसमें जो दरख्वास्त गुजार साजिद नामी शहरी हैं, जो कि कभी केस की समाअत में माशाअल्लाह से पेश भी नहीं हुए और वो किसी तरह मुतासरा फरीक भी नहीं है। जज साहब ने ये बात लिखी है उसमें कि चूँकि टेरियन वाइट या तो ख़ुद आके इस केस में कोई मुद्दई बने या उनकी वालदा बनती तो फिर तो कोई समझ में आता। तो ना तो इमरान खान, ना वालदा उनकी टेरियन की और ना ही टेरियन ख़ुद इस वक्त, और वो तो इस वक्त खैर हयात भी नहीं है। तो बहरहाल वो ये तीनों जो हैं, अगर इनमें से कोई बनता तो समझ में आता है कि जी ये कोई रेलेवेंट फरीक हैं। तो साजिद नामी शहरी को क्या प्रॉब्लम है कि टेरियन किसकी बेटी है या नहीं है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप केस कैसे दायर कर सकते हैं। और इस केस को नाकाबिल समाअत करार दिया गया था 2 रुकनी बेंच ने। 3 रुकनी बेंच था, 2 लोगों ने दिया था। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, इस केस की एक और इम्पॉर्टेंस ये भी है कि 1 साल पहले ये जब केस लगा हुआ था उसके बाद अंदर क्या कुछ हो रहा था उस वक्त तो शायद चीज़ें उस तरह से वाज़ेह नहीं थी, लेकिन
अभी जब इन 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को और उसके ऊपर एक सुओ मोटो नोटिस भी हो चुका है जजेस के काम में मुदाखलत और उन्हें हरासा करने के हवाले से, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र भी किया था, तो उसमें इस केस से मुतालिक भी वाक़या तहरीर था कि टेरियन वाइट केस से ये मुदाखलत का सिलसिला बड़ा ब्लांट यानी बड़ा खुलेआम शुरू हुआ। और उन्होंने उसमें जिक्र किया हुआ है कि टेरियन वाइट केस में भी जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया था। अब सूरत हाल ये है कि 1 साल बाद अचानक से इस केस को दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया, जिस पर बहुत से लोग हैरान भी थे। लेकिन बहरहाल आज इसकी पहली ही समाअत में जो 3 रुकनी बेंच बना था, उसमें एक तो जस्टिस अरबाब थे जो कि पहले भी इस केस को सुन चुके थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत साहिबा ने इस केस की समाअत की और पहले ही 10-15 मिनट में इस केस को उन्होंने फारिग कर दिया। उन्होंने कहा कि इस केस पे ऑलरेडी फ़ैसला हो चुका है, वो फ़ैसला भी खोल लिया गया अदालत में। और फिर उन्होंने पहला जो फ़ैसला था, चूँकि वैसे भी वो एक अक्सरियती फ़ैसला था और 2 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला था उससे इत्तेफाक करते हुए इस बेंच ने करार दिया कि वही फ़ैसला दुरुस्त है और इन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाता है। तो इस तरह टेरियन वाइट केस में इमरान खान साहब की नाअहली की जो ख्वाहिश थी वो फिर से अधूरी रह गई है और ये केस अपनी मौत आप मर गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस केस के ख़िलाफ़ समातें जो हैं वो नाकाबिल समात करार देकर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। ये एक बड़ी इंसाफ की फ़तह है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो केस है बुनियादी तौर पर ये 2 वजूहात की बिना पर बनाया गया था। पहली तो वजह ज़ाहिर है सियासी इंतकामी कार्रवाई ही थी और दूसरा इमरान खान साहब की किरदार कुशी मंसूब इसमें मकसूद थी। और वो हमने देखा कि जिस तरह से इस केस के ऊपर फिर पिछले साल भी काफ़ी गुफ्तगू भी हुई और फिर बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं जो कुछ भी होता है। लेकिन बहरहाल इस केस में अभी ये केस समाअत के लिए फ़िक्स ही हुआ है, तो बड़ी बातें हो रही थी। कुछ लोग ये तक भी कह रहे हैं, नजम सेठी साहब को भी मैंने सुना कि DNA भी इमरान खान का मैच कर गया था टेरियन वाइट केस में। हालांकि जो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं उससे पता ये चलता है कि इमरान खान साहब का कभी DNA इस केस में हुआ ही नहीं है। उसकी वजह यह कि इमरान खान साहब कभी इस केस के सिलसिले में अमेरिका की अदालत में पेश ही नहीं हुए और ये जो फ़ैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अक्सर कोर्ट किया जाता है, जो कि इस केस में भी पिछले साल रखा गया था सामने, तो ये एक एक्स पार्टी जजमेंट थी। मतलब ये कि एक पार्टी ने, एक फ़रीक ने इस केस में कोई आकर अपने आप को दिफाई नहीं किया था। उन्होंने इस केस में आकर ख़ुद को डिफेंड ही नहीं किया था, इस कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बने थे, तो उनकी एब्सेंस में ही ये फ़ैसला आया है। तो इस तरह का ये फ़ैसला था जो अमेरिका की अदालत से आया था, जिसको बग़ैर तस्दीक किए और बग़ैर इसकी रेलेवेंट दस्तावेज़ के इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिछले साल पेश किया गया था। तो ये कहना कि जी वो DNA मैच कर गया या इस तरह की चीज़ें, तो ये फिर बहरहाल कुछ मामलात इधर से उधर ही जा रहे थे। लेकिन बहरहाल अब ये केस ख़त्म हो गया फाइनली और ये दरख्वास्तें फ़ारिग हो गई हैं। खान साहब के लिए एक बड़ा अहम दिन। और दूसरी तरफ आज जो हमारे जनाब परवेज़ इलाही साहब हैं, उनके साथ क्या हुआ है कि उन्हें कल ही के रोज़ गैर कानूनी भर्तियों के केस में ज़मानत मिली, तो आज पता चला है कि उनके ऊपर 20 नए मुकदमात डाल दिए गए हैं। एक तो जनाब ये 9 मई के सारे मुकदमात हैं और मज़े की बात यह है कि हम मुसलसल इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि एक ही शख्स एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ शहरों में किस तरह जाके पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा बन सकता है और यहाँ पर फिर वही भोंडे तरीके से केस बनाने की कोशिश, जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ लाहौर के 3, फैसलाबाद के 4, रावलपिंडी के 11, अटक का 1, गुजरांवाला का 1 मुकदमा और ये सारी जगहों पर जी परवेज़ इलाही साहब ने जाकर जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की हैं और जनाब उसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ 20 नए मुकदमात में इनको शामिल कर लिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल बाद इनको पता चल रहा है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था। हालांकि सबको मालूम है, वीडियोस भी मौजूद हैं, परवेज़ इलाही साहब तो कहीं दिखे भी नहीं हैं और वैसे ही वो इतने ज़ईफ़ हैं, वो बेचारे चलना ही मुश्किल है उनके लिए, तो क्या उन्होंने कहीं जाके एहतजाज करना था। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब के लिए अभी सब अच्छा नहीं है। मैं पहले कई दफ़ा बता चुकी हूँ, उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो ज़्यादा करीब रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन अब वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की पुकार नहीं सुन रहे। उनकी मर्ज़ी के बग़ैर असम्बलियाँ भी तहलील की, फिर खान साहब को छोड़ने पर भी रजामंद नहीं हुए। तो ये सब एक तवातुर के साथ जिस तरह वो डटे रहे हैं, उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि ना सिर्फ ये कि उनकी तमाम फैमिली को उनके हलकों से बिल्कुल भोंडे तरीके से, बेढंगे तरीके से हराया गया,
बल्कि उनकी ज़मानतें भी नहीं होने दी जा रही हैं। और परवेज़ इलाही साहब जो कि ज़ाहिर है इस उम्र के हिस्से में अलील भी हैं, कोई ना कोई उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ भी चलते रहते हैं, लेकिन उनको बदस्तूर जेल में बंद रखा हुआ है। तो ये जी परवेज़ इलाही साहब की कहानी। और अगर हम 9 मई की बात करें तो आज फवाद चौधरी साहब ने इसके मुतालिक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और ये पहली दफ़ा बात मैं नहीं सुन रही, ये बहुत से रिपोर्टर्स भी बात कर चुके हैं, मेरी अपनी भी 1-2 लोगों से बात हुई है, तो उनकी तरफ से भी ये बात की तस्दीक की गई है कि 9 मई की आड़ में जो तफ्तीशी अफसरान हैं, जो आपके सिस्टम में जगह जगह पे लोग मौजूद हैं, इन्होंने खूब माल बनाया है और जानबूझ के बहुत से लोगों के नाम डाले जाते रहे थानों में। फिर उन्हें डराया धमकाया गया कि देखो जी आपका नाम तो 9 मई में डाल दिया गया है, अगर आप इससे निकलवाना चाहते हैं तो फिर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और फिर इस तरह उनसे पैसे बटोर कर लाखों रुपए रिश्वत लेकर और करोड़ों रुपया बनाया गया इसकी आड़ में, और फिर उनके नाम फिर बाद में किसी के निकाल भी दिए, किसी को फंसा दिया, तो ये सब चलता रहा। तो बहुत सारे लोग इसमें जो हैं अमीर हो गए हैं, करोड़पति अरबपति हो गए हैं। फवाद चौधरी साहब भी इसकी तरफ ही इशारा कर रहे थे। तो ये हमारा पहले एक बहुत ही रॉटन किस्म का सिस्टम, और वहाँ पर इस किस्म की एक खुली छूट जो 9 मई की आड़ में मिल गई सिस्टम को कि जिसको चाहो धर लो, जिसको चाहो पकड़ लो, जिसको चाहो इन्वॉल्व करके उससे पैसे लूट लो। तो इसने तो फिर जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही पुलिस का हाथ खुला कर दिया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि पुलिस ने कैसे इसमें माल बनाया और किस तरह से लोगों ने अपनी पर्सनल ग्रजेस भी निकाले इसकी आड़ में। तो बहुत कुछ हुआ, यही सूरत हाल में नज़र आती है। और 9 मई के हवाले से ही बात हो रही है, तो सनम जावेद और आलिया हमज़ा साहिबा के हवाले से ज़रूर बात करूँगी। आज इनको ATC में पेश करना था लेकिन नहीं पेश किया गया, बल्कि इनको सरगोदा ले जाया गया और वहाँ पर ATC में पेश करने के लिए मज़ीद उनको 3 घंटे एक बहुत ही बंद किस्म के वीगो डाले में शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में वहाँ पर इन्हें सफ़र करने पर मजबूर किया गया। अब ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, जानबूझ के। एक तो इसलिए कि आज यहाँ पर लाहौर में इन्हें पेश किया जाता, इनकी फैमिली से भी मुलाकात होती, ज़ाहिर है कोई यहाँ पर जो भी इनके PTI के भी लोग आए होते, उनसे भी, मीडिया से भी बातचीत होती, लेकिन यहाँ पर इनको जानबूझ कर पेश ही नहीं किया गया। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो भी मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रही हैं। चूँकि यहाँ पर जजेस भी तैनात नहीं हैं, मुकम्मल स्ट्रेंथ नहीं है जजेस की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट्स में, तो इसकी वजह से जो लोग साइल आते भी हैं वो फिर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि आगे जज साहब भी तशरीफ़ नहीं होंगे, रखे होंगे, तो फिर कैसे कार्रवाई बढ़ेगी। और तीसरी तरफ ये कि ये जो ख़वातीन हैं इनको गर्मी के अंदर इतनी दूर से 3 घंटे पहले सफ़र करके लाया जाता है, फिर उसी तरह उल्टे पाँव वापस ले जाया जाता है, और इस सारी सूरत हाल का मकसद यही है कि उनको मज़ीद अज़ियत पहुंचाई जाए। अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर सनम जावेद की तरफ से, आलिया हमज़ा की तरफ से, अपनी जो PTI की क़यादत है उनसे ये कहा भी गया है कि इसके ऊपर जो है आप अलग से फ़ाइल करें पिटिशन, और उन्होंने चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त की है। आज मैंने देखा अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात की है कि जज साहिबान को भी इस पर सोचना चाहिए। अब ये लोग बीमार हो रहे हैं जेलों के अंदर, इनको इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं मिल रही। अभी हमने देखा है 2-3 कारकुन इनके इसी तरह से जेल से बाहर निकले हैं तो फौरी तौर पर उनकी डेथ्स हो गई हैं। तो इसी तरह से अब ये जो ख़वातीन हैं, आप देखिए कि इतनी गर्मी में इनको इस तरह की गाड़ी में कि जहाँ सही तौर पर हवा का गुज़र भी नहीं होता, इनको इतने घंटे का सफ़र करवाया जा रहा है एक ही दिन में। और सबको मालूम है कि ज़ाहिर ना ये मियाँ वाली गई, ना ये सरगोदा गई, ना वहाँ जाकर इन्होंने कोई तोड़ फोड़ की, ये तो एक फ़ैक्ट है। और इसके बावजूद इतनी बेशर्मी से ये सारा सिस्टम जो है ये सब होता हुआ देख रहा है, और कोई इसके ऊपर एक्शन भी नहीं लेता। कोई किसी, ना तो अदालती निज़ाम में किसी को शर्म आती है, ना हुकूमत के लोगों को शर्म आती है, और ना ही यहाँ पर मीडिया में उस तरह से आवाज़ उठाई जाती है कि जनाब ये कितना इन ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है। बड़े कम लोग हैं जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये एक सारी अनफॉर्चुनेट है। मुझे बल्कि आज मैं कल एक कमेंट मेरी नज़र से गुजरा, किसी ने कहा जी आप ये लॉलेसनेस के ऊपर कितने मज़ीद साल समीना पाशा बात करती रहेंगी, हर रोज़ आप वही कहानी सुनाते हैं। भाई मेरे भाई, बात ये है कि हमारा काम तो ये है कि हम आवाज़ उठाते रहें। आप क्या चाह रहे हैं कि हम आवाज़ उठाना बंद कर दें? हम इस चीज़, अगर कुछ गलत हो रहा है तो अब हम कहें कि चूँकि ये गलत होता ही चला जा रहा है और हमारी आवाज़ उठाने से फ़र्क नहीं पड़ा, तो लिहाजा हम खामोश हो जाते हैं और उसको कबूल कर लें। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। गलत हो रहा है, अगर 100 साल भी आवाज़ उठानी पड़ी और ज़िंदा रहे तो 100 साल भी आवाज़ उठाएंगे। गलत को गलत ही कहेंगे, सही नहीं कह सकते, और ना उसके आगे
सर झुका सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, चूँकि गलत ही रहता है लिहाजा ओके एक्सेप्ट कर लो। तो ये नहीं होता। जो जिद्दोजहद है, जो हक की एक रास्ते की आपकी तलाश है, वो उसका सफ़र इतनी जल्दी नहीं थमता कि आज आप कहें कि जी 4 महीने बात हो गई, अब मसले का हल हो गया। कुछ मसलों का हल हुआ भी है, बात उठाने से फ़र्क पड़ा भी है और कहीं पर नहीं भी पड़ रहा, लेकिन आवाज़ तो हम उठाते रहेंगे, चाहे फ़र्क पड़े चाहे ना पड़े। लेकिन जितनी ज़ोरदार आवाज़ होगी, आप लोग सब शामिल हो ना इस आवाज़ में, तो फिर आप देखिए कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो हक जो हैं वो इतनी आसानी से तो नहीं मिलते। हमारा काम तो ये है कि हम आवाज़ उठाते रहें। अब आवाज़ उठाने से तो हमें नहीं कोई रोक सकता, उसके लिए अलग हालांकि बड़ी कानून साजियाँ भी की जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह आवाज़ उठाई जाएगी हर सूरत। बहरहाल जी, आखिर में थोड़ा सा बता दें जी, गंदम दरामद करने का जो स्कैंडल था उस पर एक नाम नहाद सी कमेटी बनाई गई थी खानापुरी के लिए, जिसको पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए, कि जब बस दिखा दो कि जी हाँ जी हमने कोई कार्रवाई की थी। हकीकत यही थी कि जब वो बनी थी कमेटी, सबको पता था कि इसमें होना क्या है। तो वही बात कि जिन सितारों के नाम आ रहे थे, हीरे जवाहरात के नाम आ रहे थे कि जनाब निगरान जो वज़ीर आला हैं या निगरान वज़ीर आज़म हैं या ख़ुद शहबाज शरीफ साहब या ख़ुद बहुत सारे लोग इसी हुकूमत के, वो इसके नरगे में आते थे। लेकिन हुआ क्या, होना यही था, उनका तो कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता था। और ये तो वो ऑन रिकॉर्ड बढ़ के मारते फिर रहे थे कि आप उंगली भी लगा के दिखाएं हमें, आपको पता लग जाएगा। तो उनके पीछे जो लोग हैं सबको पता है, उनके होते हुए उनको आँच भी नहीं आ सकती थी। तो वही हुआ, किसी का नाम भी नहीं था, किसी को इसमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो महकमा है उसके 4 अफसरान को फ़िलहाल मुअत्तल किया गया है। उनमें से 1-2 के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की भी बात की जा रही है। हो सकता है कुछ अर्सा उन्हें इधर उधर मुअत्तल करके इधर उधर ट्रांसफ़र करके फिर बाद में बहाल भी कर दिया जाए, तो इस तरीके से उनको भी कहीं ना कहीं राम कर लिया जाए। क्योंकि आमतौर पर ये लोग चूँकि ब्यूरोक्रेसी की मदद के साथ ही सारे घांचे लगाते हैं, तो ये उनको भी आमतौर पर नाराज़ नहीं करते, वरना तो आइंदा के लिए कोई इनके साथ ताउन ही ना करे और फिर ये कैसे माल बनाएं। तो ये सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी मिलजुल कर ही, इनके मिली भगत से ही बड़े बड़े ये करप्शन के स्कैंडल होते हैं। इस तरह नहीं होता कि कोई अकेला ही कोई फ़ैसला कर ले। बहरहाल जो इसमें फ़ैसला साज हैं वो तो ज़ाहिर है वज़रा होते हैं, मिनिस्टर्स ही मंजूरी देते हैं, तो उसके बाद फ़ैसला मुकम्मल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जी फ़ैसला करने वाला बरी ज़िम्मा है, लेकिन जिसने तजावीज़ बना के दी, उन्होंने गलत पॉलिसी बना के दी, लिहाजा उनको धर लो। और उसमें 4 एक जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये इसी तरह की कार्रवाई एक्सपेक्टेड थी सबको और ये उसी तरह उन्होंने कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं हमारे मुल्क में कि अब लोग इस पर हैरान भी नहीं होते कि ओहो ये कैसे हो गया। यानी अरबों का स्कैंडल है और आप इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट की हैसियत और उसकी वक़्त देखें कि उसको कोई सीरियसली डिस्कस भी नहीं करेगा कि भाई हमें तो पता ही था कि ये यही होना था। अहमद फराद केस के सिलसिले में एक अपडेट जो आज हुई, एक्सपेक्टेड था कि शायद जज साहब बड़ा इस पर कोई बुलाएंगे सीनियर अफसरान को, और बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबके पता नहीं शायद हम पहली दफ़ा देखें कि ISI के कोई सेक्टर कमांडर अदालत में पेश हों या इस तरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि इदारों के बिहाफ पे वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही बाजियाब करा के उनको घर खैरियत से पहुंचा दिया जाएगा। तो वो पहुंच जाएंगे, तो आप इस सिलसिले में जो है वक्त दे दें। इस पर ईमान मज़ारी साहिबा ने काफ़ी रिएक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि इस तरह जितने दिन गुजर रहे हैं ख़दशा है कि उनके ऊपर तशद्दुद ना किया जा रहा हो। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बात की कि पहले भी इस तरह की यकीन दहानियाँ ये करवाते रहे हैं, तो हम कैसे इनकी बात पे यकीन कर लें। ख़ुद जज साहब ने भी ये बात की कि आप तो ऐसी यकीन दहानियाँ सुप्रीम कोर्ट में भी करवा चुके हैं कि अब कोई लापता नहीं होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वाक़यात तो हुए हैं। तो बहरहाल अल्टीमेटली फिर जज साहब ने अटॉर्नी जनरल की बात को मानते हुए 3-4 दिन की मोहलत देते हुए जुमे तक का वक्त दे दिया है और कहा है कि जी आप इस दौरान इनकी बाजियाबी यकीनी बनाएं। मुमकिन है कि अहमद फराद की बाजियाबी यकीनी हो जाए और वो छोड़ दिए जाएं, वो घर भी पहुंच जाएं खैरियत से इंशाअल्लाह, अल्लाह करे। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इस केस में को सही तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है तो इतना काफ़ी नहीं है कि सिर्फ अहमद फराद खैरियत से घर वापस आ जाएं। इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि जो लोग भी गैर कानूनी तौर पर इस तरह करते हैं उनको भी कभी जवाबदेह बनाया जाए। इसके बगैर ये सिलसिला थमेगा नहीं। यानी आपने तो फिर ये रास्ता फराहम कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, आपने बंदा उठाया, अगर अदालत की तरफ से प्रेशर आ गया है तो लिहाजा उस बंदे को छोड़ दो, अगर नहीं आया तो भले 6-6 महीने बंदा जो है वो गायब रहे, कोई बात नहीं।
और उसके बाद आप कहें कि जनाब उसके बाद कोई पूछगछ ना हो, तो ये जब तक हम इस चीज़ को, पूछगछ को, इस जवाबदही को यकीनी नहीं बनाएंगे, यकीन मानिए ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इतना इनफ नहीं है कि वो खैरियत से वापस आ जाएं, ये तो बहुत ज़रूरी है और ऑफ कोर्स है, लेकिन दूसरी बात भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जुमे के दिन हियरिंग होनी है, देखते हैं कि ये केस आगे बढ़ता कैसे है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि शायद इस मामले में भी ऐसा ही हो कि चूँकि जी वो खैरियत से घर वापस आ गए हैं, मामला रफ़ा दफ़ा हो गया, इसलिए अल्लाह हाफिज़, सब हंसी खुशी रहें। अगर ऐसे रहा तो फिर आप यकीन मानिए आप इस बात के लिए उम्मीद रखें कि फिर कोई और भी लापता होगा कुछ दिनों बाद, और फिर कोई और भी इसी तरह केस लेकर पहुँच जाएगा अदालत में। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।